नमस्कार। आज जो कविता मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वो उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ग में लगी हुई है। कविता का नाम है उषा और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। पहले मैं आपके लिए कविता पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केशर से कि धुल गई हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केशर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक की मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जी, तो यह कविता लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कविता के बहुत ही गणमान्य एवं चर्चित कवि रहे हैं और शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिशील कवि हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित कवि रहे हैं और कविता में ऐन्द्रिय बिंबों की रचना के कारण इन्हें जाना जाता है। अब बिंब शब्द मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। बिंब शब्द क्या है या बिंब का अर्थ क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। बिंब अंग्रेजी में बिंब के लिए इमेज शब्द का इस्तेमाल होता है। इमेज यानी जब आप कहते हैं इमेज यानी कि किसी का चित्र आपके दिमाग में उभरे, जब आप कहते हैं इमेज या इमेज का आप अर्थ लेते हैं हिंदी में चित्र, तो यही जो है कि बिंब को इसी इमेज को हम हिंदी में साहित्य में काव्य में बिंब के रूप में जानते हैं। और जैसे आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं आपके, आईज, ईयर, टंग, नोज, स्किन, उसी आधार पे आपका उसी आधार पे आपके बिंबों की रचना होती है। जैसे दृश्य बिंब, आईज यानी कि विजन, देखने से संबंधित है तो दृश्य बिंब, सुनने से संबंधित तो श्रव्य बिंब, ठीक है, और सूंघने से संबंधित है तो घ्राण बिंब। इसी तरीके से आपके बिंब रचना काव्य में की जाती है। तो शमशेर बहादुर सिंह को बिंबों, ऐन्द्रिय बिंबों की रचना करने वाला सबसे बड़ा कवि हिंदी में माना जाता है। इसका कारण कुछ ये भी हो सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह एक चित्रकार भी हैं और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में उनकी दिलचस्पी रही है, उनकी रुचि रही है। बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स उन्होंने की भी हैं, चित्र बनाए हैं उन्होंने, इस कारण उन्हें रंगों का बहुत अच्छा ज्ञान है। कविताओं, जब वो कविता लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कविता में जो शब्द है वो शब्द न होकर वो चित्र ही है, एक तरह का शब्द चित्र वो खींचते हैं। जैसे कैनवस पर वो एक पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं रंगों के माध्यम से, उसी तरह बिंबों के माध्यम से वह कविता में शब्दों द्वारा चित्र बनाते हैं। तो यह कविता, उषा कविता पढ़ते हुए आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई कैनवस पर एक चित्र बना रहा हो, सूर्योदय के समय का चित्र बना रहा हो। कविता पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कवि का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं, जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वामपंथी विचारधारा से वो प्रभावित रहे हैं, प्रगतिशील कवि रहे हैं और मूल रूप से वह कवि ही हैं, कविताएं ही लिखते रहे हैं, किंतु उन्होंने कहानी, निबंध भी लिखे हैं और संपादन का काम भी उन्होंने किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, टूटी हुई, बिखरी हुई, चुका भी नहीं हूं मैं, उषा आदि। अब हम अपनी कविता पर आते हैं। उषा से आप क्या समझते हैं? जैसे सूरज है या सूर्य है वो पुल्लिंग के संदर्भ में आता है, लेकिन सूरज की जो लालिमा है वो स्त्रीलिंग के संदर्भ में आता है। तो ये जो लालिमा है उसी को हमने कहा उषा। उषा यानी अरुणोदय की लाली, सूर्योदय की लाली।
अब कविता देखिए आप कि कवि ने इस कविता में सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के दौरान और उसके बाद के दृश्यों का वर्णन किया है और बहुत ही खूबसूरत बिंबों का उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये बिंब आपको पढ़ने के बाद कविता ऐसा लगेगा कि बड़े ही नवीन तरह के, नए तरह के, ताजे टटके बिंबों का इस्तेमाल उन्होंने किया है इसमें। पहला पद देखिए इसका, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ यानी सुबह का, नभ यानी आसमान, बहुत नीला शंख जैसे, जैसे कोई नीलवर्णी शंख हो। नीला यहाँ शाम के मतलब बिल्कुल ही एकदम गहरा नीला, गहरा नीला यानी कालिमा और नीलिमा एक में मिला हुआ रंग। भोर का नभ, वो अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी ये भोर का नभ है। राख से लीपा हुआ चौका, अब ये बिंब धर्मिता उनकी देखिए कि रात का आसमान उन्हें वो ऐसा लगता है, भोर हुई नहीं अभी, भोर से पहले का आसमान उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि चूल्हे को राख से लीप दिया गया है। आप पहले के ज़माने में, अभी तो गाँव में भी गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है और लेकिन पहले के ज़माने में मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो घर की गृहिणी होती थी, सुबह उठने के पश्चात उसका सबसे पहला काम यही होता था कि चूल्हा चौका उसको वो गीले राख से, राख में पानी डाल के गीले राख से उसको लीपती थी, उसको स्वच्छ करती थी। तो राख से लीपा हुआ चौका गीला जैसे होता है, उसी प्रकार जो है रात का वो भोर का आसमान लग रहा है। भोर का, उसमें नमी है, गीला हुआ, गीला राख से थोड़ा सा गीला है। जैसे अभी कवि ने कहा है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। गीला पड़ा का संदर्भ यही कि जो आसमान है, भोर का आसमान, उसमें अभी नमी है। आगे का दृश्य देखिए, अगले पद में कवि कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केशर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब कवि इसमें देखिए कि भोर का वो समय बीत गया, समय बीतने में बहुत वक्त नहीं लगता है, तो भोर का वो समय जबकि वो नीलवर्णी शंख के समान आसमान लग रहा था, अभी कोई लालिमा नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे हल्की सी एक लालिमा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है, कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काली सिल है और उसको केशर के पानी से धो दिया गया हो, कि हल्का सा बिल्कुल कालिमा में लालिमा, हल्का सा एकदम रंग उसका उभर कर आता है। और फिर उसके बाद वो समय भी बीत गया। अब उसके बाद का आसमान कैसा है? उसके बाद का आसमान ऐसा है कि जैसे काली स्लेट हो और उस पर लाल रंग की खड़िया, खड़िया यानी चौक, लाल रंग की खड़िया से उसको किसी ने मल दिया हो अच्छे से, यानी कि अब जो लालिमा है वो थोड़ा प्रखर होकर उस कालिमा में मिल गई है, यानी लाल रंग थोड़ा और उसमें उभर कर आ रहा है। ये दूसरा पद हो गया आपका, एक दूसरा दृश्य है ये सूर्योदय का। उसके बाद आखिरी पद है इसका, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में, अब देखिए भोर हो गई है, लालिमा और प्रखर होकर दूसरे पद में आ गई थी सामने। अब ये एक तीसरा दृश्य है। इसमें क्या है कि पूरी तरीके से सूरज निकल आया है और भोर का आसमान तो आपको पता है बिल्कुल नीलवर्णी होता है, नीले रंग का होता है, उस तरह का हो गया है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आसमान किसी नीले सरोवर जैसा है। जैसे सरोवर में नदी का पानी आप देखिए तो नीला नजर आता है, तो आसमान भी कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि नील जल हो, वो कोई नीला सरोवर हो, नीला जलाशय हो, नीलवर्णी जलाशय हो, और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गोरी स्त्री, गौरांगना नहा रही हो और उसकी देह उस नीले पानी में झिलमिला रही हो। उसी प्रकार नीले रंग के आसमान में सूरज की जो वो लालिमा थी, जो कि अब गौर रंग में यानी सफेद रंग में उसकी किरण जो है आसमान में प्रविष्ट कर चुकी है, यानी कि सूरज अब पूरी तरह से निकल चुका है, उसकी किरण, सूरज की जो किरण है वह अब सफेद वर्णी हो गई है, गौर वर्णी हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आसमान में इस तरह झिलमिला रही है जैसे नीले जलाशय में गौरांगना नहा रही हो। अब
आगे कवि कहते हैं और के बाद एक लंबा पॉज है, पॉज यानी थोड़ा विराम है। और जादू टूटता है इस उषा का। अब जो है उषा का जादू टूट गया है, मतलब अब भोर हो गई है, पूरी तरह से आसमान नीला हो गया है, अब किसी तरीके की लालिमा नहीं रही। उषा मतलब ही है लाली, तो अब लालिमा नहीं रही। तो जो वो उषा का जादू था, उसके रंगों का जादू था, वो अब टूट रहा है। यानी कि जो एक तरह तरह के रंग भोर के आसमान में, लाल रंग के, काले रंग के, नीले रंग के, जो मिले जुले रंग नाच रहे थे एक तरह से, वो उनका जादू अब टूट गया है, वो अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के अब आप इसे देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपके सामने कोई चित्र साकार हो गया हो, आपके सामने कोई चित्र बना रहा हो और आप उसे मूर्त रूप से देख रहे हो उसे। तो ये जो देखने का भाव है कि मैंने कुछ पढ़ा, एक कविता पढ़ी, और पढ़ने के दौरान जब मैं बोल रही हूँ तो आपके सामने वो एक पूरा दृश्य उभर कर आ जा रहा है। यही इन बिंबों की खूबसूरती है, यही जो है कि कविता को और ज्यादा आपके करीब बना देते हैं। आपको लगता है जैसे घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, चीजें आपके सामने हो रही हैं, आप उसे अपने करीब पाते हैं। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी और इसको आप पढ़िए।